इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बड़े ओपिनियन पोल का नतीजा आ गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और चाचा नीतीश की मुश्किलें बढ़ सकती है बिहार में। वहीं राहत की खबर आई है कांग्रेस पार्टी के लिए और महागठबंधन जबरदस्त जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के महागठबंधन का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दरअसल दोस्तों, नीतीश की वापसी इस वक्त एनडीए में बेअसर नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव में एनडीए को सीटों का जबरदस्त नुकसान होते दिखाई दे रहा है। एक ओपिनियन पोल में 2014 के मुकाबले 2019 में बिहार में एनडीए की शक्ल बदल चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर जा चुके हैं और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की एंट्री हो चुकी है। वहीं महागठबंधन का भी दायरा बढ़ चुका है। दोनों तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस बार जनता उन्हें अपना समर्थन देगी। नीतीश कुमार के वापस आने से एनडीए खुद को मजबूत मान रही है, तो वहीं महागठबंधन के हौसले भी बुलंद है। इसी बीच एक बड़ा सर्वे आ गया है। एक बड़ा ओपिनियन पोल चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आया है, जिसके मुताबिक अगर बिहार में आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए को मात्र 15 सीटें मिलेंगी। जी हां दोस्तों, 40 में से महज 15 सीटें जीत पाएगी एनडीए। वहीं महागठबंधन के लिए बड़ी खबर, 25 जीतने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आज बिहार में चुनाव होता है तो दोस्तों 40 में से 25 सीटें कांग्रेस गठबंधन को जबरदस्त फायदा। ये सर्वे जनवरी 2019 में किया गया है और इसका नतीजा जबरदस्त जीत की तरफ कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन आगे बढ़ सकता है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव ने बजट को बताया झूठ की टोपी, इससे कोई फायदा नहीं। दरअसल दोस्तों, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट को झूठ की टोकरी बताया है। लालू ने भारतीय जनता पार्टी का निशाना साधते हुए कहा कि इस बजट का उसे लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा काट रहे लालू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि झूठ की टोकरी जुमलों के बाजार में सजाने का कोई फायदा नहीं है। लोग अब जुमले सुनते ही नहीं बल्कि उसे समझते भी हैं, समझकर मुस्कुराते ही नहीं बल्कि ठहाका लगाते हैं। तो जबरदस्त अंदाज में बजट को घेरते नजर आए लालू प्रसाद यादव और इसे कहा है एक झूठ की टोकरी जो कि जुमलों के बाजार में भारतीय जनता पार्टी सजाने जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले किसानों को प्रतिदिन 17 रुपए दिए जाने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारतीय जनता पार्टी को घेर चुकी है और इसको किसानों का अपमान बताया है और किसान भी एक तरफ आंदोलित होते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास को घेरने का भी यहाँ पर खबरें निकल के आ रही हैं कि किसान सड़क पर उतर चुके हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मायावती ने भी दी है इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया। सरकार का अंतिम बजट जुमलों से भरा और जमीनी हकीकत से दूर, मायावती का बड़ा बयान। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट को जुमलों से भरा करार देते हुए इसे जमीनी हकीकत से दूर बताया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मायावती ने कहा कि सरकार का अंतिम और चुनाव पूर्व अंतरिम बजट जमीनी हकीकत और समस्याओं के समाधान से दूर एवं जुमलेबाजी वाला बजट है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में देश में आर्थिक असमानता की खाई बढ़ी है। इससे धन और विकास कुछ मुट्ठी भर धन कुबेरों के हाथ में सिमट गया है। यह इस सरकार की विफलता के अलावा गरीब और किसान विरोधी होने को भी प्रमाणित करता है। मायावती ने कहा कि भाजपा के बड़े वादों और दावों की जुमलेबाजी से देश की तकदीर नहीं बदल सकती। इससे देश में लंबे समय से जारी जबरदस्त महंगाई, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की समस्या समाप्त नहीं हो सकती। अंतरिम बजट देश की जनता को मायूस और बेचैन करने वाली है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। जैसा कि उम्मीद थी, वित्त मंत्री ने लोक
लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए बजट में टैक्स में बड़ी छूट देने का ऐलान किया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। आजम खान के खिलाफ केस दर्ज, आरएसएस को बदनाम करने का लगा आरोप। दरअसल दोस्तों, पूर्व मंत्री आजम खान पर आरएसएस को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन पर आरोप है कि मंत्री पद पर रहते हुए आजम खान ने सरकारी लेटर पैड व सरकारी मुहर का दुरुपयोग कर आरएसएस को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का काम किया। प्रभारी निरीक्षक राधा रमन सिंह ने बताया कि मामला 4 साल पहले सपा सरकार के कार्यकाल का है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायतकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया है। आजम के साथ आरएसएस को बदनाम करने के षड्यंत्र में सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी भी शामिल थे। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए बदलाव यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव। दरअसल दोस्तों, बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने को लेकर एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन, सभी जनता के बीच पहुंच बनाने में जुटे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव बदलाव यात्रा पर निकल चुके हैं। ये यात्रा 2 महीने तक चलेगी। तेज प्रताप यादव की ये बदलाव यात्रा बिहार के शिवहर जिले में चलेगी। तेज प्रताप ने कहा कि बदलाव यात्रा का मकसद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीएम की गद्दी पर बैठाना है। इस दौरान तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी की उपलब्धियों को जनता के बीच गिराने का काम करेंगे। इसके साथ ही उनकी समस्याओं को सुन उसे दूर कराने की भी कोशिश करेंगे। वहीं पटना के गांधी मैदान में 3 फरवरी को होने वाली राहुल गांधी की रैली में जाने के प्रश्न का जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वे जरूर जाएंगे। तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी युवा हैं और अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वो जरूर जाएंगे। तेज प्रताप यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या बदलाव यात्रा में तेजस्वी भी शामिल होंगे, तो कहा कि अगर वे शामिल होते हैं तो ये अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता भी इसमें शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर तेज प्रताप यादव इस वक्त बदलाव यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसका उद्देश्य पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाना होगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन में थमा सीटों को लेकर चल रहा बवाल, राजद 20 सीटों पर ठोकेगी ताल। दरअसल दोस्तों, बिहार में रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर गहमा गहमी तेज है। 28 साल बाद पटना के गांधी मैदान में हो रही कांग्रेस की इस रैली को लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, मगर इन सब के बीच महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही तकरार थम गई है। सभी घटक दलों के बीच सीटों का एडजस्टमेंट फाइनल हो गया है। कुल 40 लोकसभा सीटों में से 20 पर राजद और 10 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 10 सीटों का बंटवारा दल के वोट बैंक और सीट जीत पाने की ताकत के अनुसार होगा। माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारों की औपचारिक घोषणा 3 फरवरी को राहुल गांधी रैली में हो सकती है। एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन में आए उपेंद्र कुशवाहा और शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार एक ही झंडे और चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं। सीट बंटवारे के अनुसार कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा को 3 और शरद यादव की लोकतांत्रिक जन पार्टी लोजद को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में 2 और वाम दलों को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। खबरों की माने तो कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों के कारण जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के देवेंद्र यादव को भी चुनाव में मौका मिल सकता है। अगली बड़ी खबर, अंतरिम बजट में खर्च बढ़ने से वित्तीय लक्ष्य पाना मुश्किल, देश को होगा बड़ा घाटा। दरअसल दोस्तों, जो अंतरिम बजट भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, उसमें खर्च बढ़ने के कारण देश को वित्तीय लक्ष्य पाने में मुश्किल आ सकती है। बड़ा खुलासा मूडीज की एक रिपोर्ट में किया गया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि सरकार की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च बढ़ने का सीधा असर उसके वित्तीय घाटी पर होगा। एजेंसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राजस्व बढ़ाने की किसी नई योजना के जिक्र का अभाव और खर्च का बोझ बढ़ने से लगातार चौथे साल राजकोषीय लक्ष्य की विश्वसनीयता नकारात्मक होगी। अंतरिम बजट पेश होने के तत्काल बाद मूडीज ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सरकार के वित्त वर्ष 2020 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.4% रखा गया है, जो बढ़ते खर्च को देखते हुए काफी मुश्किल लग रहा है। सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई नई योजना पेश नहीं की, जबकि खर्च में इजाफा होने से वित्तीय बोझ और बढ़ जाएगा। बजट में यह भी स्वीकार किया गया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य से 10 आधार अंक पीछे रह जाएगी, यानी पूर्व में तय लक्ष्य 3.3% और 3.4% किया जाएगा। सरकार इससे पहले भी लगातार 2 वर्ष लक्ष्य से चूकती रही है। इस तरह आगामी चौथे साल भी वित्तीय घाटे का लक्ष्य पाना काफी मुश्किल लग रहा है। रेटिंग
एजेंसी ने कहा कि प्रत्यक्ष आयकर योजना का सरलीकरण और किसानों को सालाना न्यूनतम आय उपलब्ध कराने जैसी योजना सरकार की विश्वसनीयता के लिए सकारात्मक है, लेकिन ये वित्तीय घाटे को दांव पर लगाकर हासिल होंगी। दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि एक एक करके हमने आपको बताई। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल